अच्छा बेटा, अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज सेट्स एंड वेन डायग्राम। सेट्स एंड वेन डायग्राम के लिए बेटा अभी आपने देखा कि हमारे पास देयर आर नंबर ऑफ प्री डिफाइंड नंबर्स, प्री डिफाइंड सेट्स। अगर आप नंबर सिस्टम को देखें ना, तो हमारे पास ये जो इतने भी नंबर्स हैं, रैशनल इररेशनल नंबर्स, ये इंटीजर्स का एक सेट बना हुआ है। ये इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ये सारे सेट्स बने हुए हैं। ये प्री डिफाइंड सेट्स हैं हमारे पास। ये क्या है? प्री डिफाइंड सेट्स, पहले से फिक्स सेट्स हैं ये। सही है ना? लेकिन आज जब हम सेट्स पढ़ने जा रहे हैं, तो सेट्स का बेसिक मतलब ये होता है, मकसद ये होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। सेट्स में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। आपके पास क्लास के बच्चों के नाम का डेटा है, आपने उसको सेट्स में रख दिया। आपके पास क्लास के बच्चों की एज का डेटा है, क्लास के बच्चों की हाइट का डेटा है, तो आपने उसको एक कलेक्ट करके एक जगह लिखना है। उस जगह का नाम बेटा, हमारे पास मैथ्स कहती है कि उस जगह का नाम आप सेट्स बनाएं। क्या बनाएं? सेट्स बनाएं। सेट्स को, सेट्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा है। तो वो कलेक्शन ऑफ डेटा किसी का भी हो सकता है, किसी बच्चे का नाम भी हो सकता है। लेट्स से एक बच्चे का नाम है ए, एक बच्चे का नाम है बी, एक बच्चे का नाम है सी। तो इन नामों को एक जगह जमा करना, एक जगह डिफाइन करना, और वो किस तरह डिफाइन करना कि बेटा मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो नाम को आपस में कंबाइन कर लिया और मैंने इस सेट का कोई नाम रख दिया। लेट्स से मैंने सेट का नाम रख दिया कैपिटल ए। इसी तरह मेरे पास बच्चों की हाइट है। लेट्स से बच्चों की हाइट है 4, 5, 6, 7 फीट। ये तो बहुत ज्यादा हाइट हो जाएगी 7। लेकिन ये बच्चों की, 4 बच्चों की हाइट मैंने एक जगह लिख दी। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने बच्चों की हाइट लिख दी और उस कर्ली ब्रैकेट को बेटा मैंने नाम दे दिया बी। तो बेटा ये हमारे पास कहलाएगा सेट, और उसका नाम है कैपिटल बी। सेट्स हमेशा कैपिटल लेटर से डिफाइन किए जाते हैं। किससे डिफाइन किए जाते हैं? कैपिटल लेटर से डिफाइन किए जाते हैं। अब सेट्स के अंदर कोई सा भी डेटा हो सकता है। लेट्स से अब ये सी डेटा है, मैंने लिखा 100 पहला एलिमेंट, ये 101, 102, 103, 110। तो बेटा याद रखें, ये जो मैं सेट्स के अंदर वैल्यूज लिख रहा हूं, इनको कहते हैं एलिमेंट्स। ये सेट्स के एलिमेंट्स हैं। ये साइट सेट्स के नाम है, इनको कहते हैं डिनोशन। सेट को डिनोट किससे किया जा रहा है? किससे डिफाइन किया जा रहा है? क्या नाम दिया जा रहा है? ठीक है ना? याद रखें कि ये एक नॉर्मल सेट्स हैं, ये कोई प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड सेट्स नहीं है, ये हमारे बनाए हुए सेट्स हैं। हमने किसी क्लास में बच्चों का डेटा ले लिया। तो बेटा यहां पर इन सेट्स में कहीं भी आप देख रहे हो, फर्स्ट टिक को हम डार्क नहीं कर रहे, जिस तरह हम लोग नेचुरल नंबर्स या इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स में काम करते हैं। तो बेटा अगर मैंने यहां पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी लिया है, तो यहां पर बेटा इनमें से किसी भी फर्स्ट टिक को किसी भी जगह बेटा मैं डार्किंग नहीं करूंगा या उसको बोल्ड नहीं करूंगा मैं। इवन कि अगर मैं नॉर्मल सेट्स एन की बात करता है, वैसे यूज नहीं होता ये लेटर। तो बेटा ये नेशनल नंबर का सेट जरूरी नहीं है कि नेशनल नंबर का सेट होगा, बल्कि ये नेशनल नंबर का सेट होगा ही नहीं। क्योंकि नेशनल नंबर के सेट के लिए बेटा यहां पर हमारे पास एन को डार्क करा जाता है। अगर नॉर्मल एन बना दिया ना, तो ये नेशनल नंबर की बात नहीं कर रहा। अगर नॉर्मल डब्ल्यू बना दिया, तो बेटा ये होल नंबर्स की बात नहीं कर रहा। अगर नॉर्मल ओ बना दिया, तो ये ऑड नंबर्स की बात नहीं कर रहा। अगर नॉर्मल ई बना दिया, तो बेटा ये इवन नंबर्स की बात नहीं कर रहा। आपके पास बेटा इन नंबर्स के लिए याद रखें, नंबर्स में डार्क, फर्स्ट एक डार्क कर दी जाती है। ठीक है ना? रेल नंबर्स के लिए यहां पर मैं डिफाइन करता चलूं, रेल नंबर्स के लिए भी डेटा हमारे पास ये फर्स्ट एक डार्क कर दी जाती है। ये फर्स्ट एक डार्क कर दी जाए, इसका मतलब ये रेल नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, सेट्स में आपने ये तो देख लिया सेट्स डिफाइन किस तरह होते हैं। आपने सेट्स की वैल्यूज देख ली, सेट्स के एलिमेंट्स देख लिए, किस तरह नाम दिया जाता है। सबसे पहली चीज सेट्स में जो पूछी ली जा सकती है बेटा आपके पास, वो है एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी। तो यहां पर बेटा एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। सी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 5। सर कैसे? ए में देखो 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, सी में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है हमारे पास। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा हमारे पास
डिस्कस किए जा रहे होते हैं। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट्स की दो बातें आप याद रख लें, सेट्स में अरेंजमेंट डज नॉट मैटर। आप एबीसी लिखो, सीबीए लिखो, बात देखिए। और फिर दूसरी बात बेटा, सेट में नो रिपीटेड वैल्यूज, रिपीटेड वैल्यूज नहीं होती, कोई रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं होते। तो ये दो बातें बेटा सेट्स में आपने जरूर दिमाग में रखनी है। अभी क्यों रखवा रहा हूं दिमाग में, आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा सर क्यों इतना इस पर एम्फेसाइज कर रहे थे। अच्छा, अब सेट्स को बेटा हम लोग डिफाइन किस तरह करते हैं। सेट्स को डिफाइन करने के तीन तरीके हैं। एक कहलाती है बेटा टेबुलर फॉर्म, एक कहलाती है बेटा हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और बेटा एक फॉर्म कहलाती है नोटेशन फॉर्म। इसको सेट बिल्डर नोटेशन भी कहा जाता है, सिर्फ नोटेशन कह लो, वरना सेट बिल्डर नोटेशन भी कहा जाता है। सिर्फ नोटेशन भी वर्ड बोलेंगे ना तो आप समझ जाएगा नोटेशन फॉर्म सर ने पढ़ाई थी क्या है। मैं एक एग्जांपल देकर आपको बात समझाता हूं। लेट्स से आपके पास मैं कहता हूं एक ए सेट है, 1 2 3 4 5, ये ए सेट है। ये जो फॉर्म मैंने लिखी है जिसमें एग्जैक्ट एलिमेंट्स की वैल्यू लिखी है बेटा, इसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म कहलाती है। जैसे आपकी क्लास कोई ग्रेड 11 है, 12 है, तो ग्रेड 11 ए में अगर हर बच्चे का नाम मैं एक सेट में लिख दूंगा तो बेटा हर बच्चे का नाम, उसके ओरिजिनल नाम मैंने रखा है बेटा, इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म, एग्जैक्ट वैल्यू रखी है मैंने। लेकिन बेटा अगर मैं आपकी क्लास को सिर्फ इस तरह डिफाइन कर दूं, भाई ग्रेड 11 ए के बच्चे हैं, ग्रेड 11 सी के बच्चे हैं, 11 बी के बच्चे हैं, इस तरह कोई सेक्शन नाम दे दिया, डिफाइन कर दिया, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो बेटा वो फॉर्म हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं एक ए एक सेट है जो कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के साथ है, यानी इसके अंदर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। तो भाई नेचुरल नंबर तो 10 20 30 40 50 60 100 ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन बेटा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ही है, इनके अलावा कोई फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स नहीं है। ठीक है ना। और हाँ, इसके बाद बेटा इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, याद रखिएगा इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। हाँ, अब आपके पास बेटा अब आता है नोटेशन फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म आती है। तो सर नोटेशन फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म क्या होती है। देखो बेटा, नोटेशन फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म हमारे पास ये कहलाती है सिंबॉलिक फॉर्म, इशारों की जबान। जब हमें किसी को इशारा करके बुलाना होता है तो हम यूं करके इशारा करते हैं ना, या भेजना होता है तो हम यूं करके इशारा करते हैं, खुदाफिज करना होता है हम यूं करके खुदाफिज कर रहे होते हैं। तो ये इशारों की जबान है, सामने वाले को भी पता चले कि भाई इसका मतलब है आना, इसका मतलब है खुदाफिज। तो इशारों की जबान हमें आनी चाहिए, यानी सिंबॉलिक फॉर्म हमें आनी चाहिए। सिंबॉलिक फॉर्म बेटा आपके पास कुछ सिंबल्स आपको याद करने हैं, कुछ नोटेशंस आपको आनी चाहिए। जैसे बेटा आपके पास सबसे पहले नोटेशंस तो वो याद रख लें, नेचुरल नंबर्स के लिए कैपिटल एन डार्क वाला इस्तेमाल हो रहा होता है, सही ना, वो भी नोटेशंस ही हैं। क्या आप खास नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, डब्ल्यू के साथ फर्स्ट एक डार्क हुई हुई होती है, सही है ना। कभी भी आप ये देखें तो आप समझ जाएंगे नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। कभी भी आप डब्ल्यू के साथ ये देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये होल नंबर्स की बात कर रहा है। कभी भी आप ओ को डार्क देखेंगे तो बेटा ये ऑड नंबर्स की बात कर रहा है। ई को डार्क देखेंगे तो आप समझ जाएंगे इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर आप रेल नंबर्स में बेटा आर का फर्स्ट स्टिक को डार्क देखेंगे, रेल नंबर्स की बात कर रहे हैं। ये भी नोटेशंस आपको याद होनी चाहिए, ये भी सेट्स की सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। इसके साथ साथ बेटा आपको याद होना चाहिए इस साइन का मतलब होता है इक्वल्स टू, इस साइन का मतलब होता है इज नॉट इक्वल्स टू। बहुत आसान सी बात। फिर और कुछ नोटेशंस, लेट्स से हमारे पास बेटा अगर लेफ्ट टू राइट इस साइन को पढ़ें, और अभी मैं लेफ्ट टू राइट रीड करवा रहा हूं, इस साइन का मतलब होता है लेस देन।
अगर मैं लेफ्ट टू राइट रीड कर रहा हूं, इस साइन का मतलब होता है लेस देन इक्वल्स टू। इस साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन। इस साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये सारी चीजें बेटा मैं लेफ्ट टू राइट रीड कर रहा हूं। देखो इस साइन को राइट से लेफ्ट रीड करोगे, राइट से लेफ्ट, तो बेटा ये ग्रेटर देन कहलाएगा। लेफ्ट से राइट पढ़ोगे तो बेटा लेस देन कहलाएगा। तो इसीलिए मैं डिफाइन कर रहा हूं बेटा, मैं लेफ्ट टू राइट रीड कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट रीड कर रहा हूं। ये हमारे पास बेटा लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अच्छा, इस साइन का मतलब होता है, इसको ई कहते हैं अक्सर बच्चे। ये एक सिंबल है, इसका एप्सिलॉन इस सिंबल का नाम है। और इसको कहते हैं बेटा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू। एप्सिलॉन इसका नाम होता है। इसकी स्पेलिंग जरा देख लेंगे, सिंबल का नाम एप्सिलॉन है। और इसका मतलब होता है इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, या डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बेटा आपके पास यहां पर कोलन बना हुआ हो, या एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई हो, एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई हो, इसका मतलब होता है सच दैट। इसका मतलब होता है सच दैट, इसका मतलब होता है। ठीक है ना। अब आपके सामने मैंने ऊपर सेट लिखा था, इसकी टेबुलर फॉर्म बता दी, इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बता दी। सर जरा इसकी नोटेशन फॉर्म भी बता दें। आए जरा मैं इसको नीचे कॉपी कर लेता हूं। इसी सेट की बेटा मैं आपको नोटेशन फॉर्म लिखना बताता हूं। आपको लिखना आ गई तो आपको समझना, पेपर में लिखी होगी तो समझ भी जाएंगे आप। देखो इसकी नोटेशन फॉर्म क्या है। हम इसको पढ़ते हैं कि इसके एलिमेंट्स एक्स हैं। ए एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, एक्स हैं। सच दैट कुछ इस तरह है कि एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को। देखो मैंने यहां पर ई बनाया, वही वाला जो ऊपर मैं बोला था ना, ई है। एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को, एंड नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। इस सेट के एलिमेंट्स क्या है, एक्स हैं। और कैसे हैं, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे हैं। एक्स की वैल्यू यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुछ भी हो सकती है। लेकिन बेटा हमने बोला एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है सर। क्या यहां तक की बात क्लियर है बेटा, कोई मसला नहीं की बात में। देखो एक और मिसाल ले लेते हैं। अभी आपके सामने मैंने एक सेट लिख रहा हूं। लेट से ये एक सेट है, उसको मैं कह रहा हूं बी सेट। अब इसके एलिमेंट्स आपने बताने हैं। ये बी सेट है, इसके एलिमेंट्स वाई हैं। तो सर वाई की वैल्यू क्या है, सच दैट कुछ इस तरह y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। y नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, यानी सर y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह की कुछ है। मैंने हाँ ठीक है, लेकिन इतने सारे नंबर्स नहीं चाहिए मुझे। एंड y इज लेस देन इक्वल टू 10 लिखा हुआ हो, तो बेटा इसका मतलब हमारे पास बी सेट के एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने सिर्फ 10 तक लिखा। सही ना, मैंने रिवर्स प्रोसेस करा। मैंने यहां पर इस सेट को देखते हुए एलिमेंट्स डिफाइन करे, जो कि आपको पास पेपर में करना भी होगा। अच्छा अब थोड़ा सा टफ कर देगा हमको। मैं कहता हूं इस सेट के एलिमेंट, सी सेट है, इस सेट के एलिमेंट्स वाई हैं। सच दैट वाई बिलोंग्स टू, वाई इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 100। और वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 100 है। मैंने बोला वाई, इस सेट के एलिमेंट्स वाई हैं। वाई क्या है, सच दैट वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की सारी वाई की वैल्यूज हो जाएंगी। फिर अगर वाई बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को, तो ये सारी वाई की वैल्यूज हैं फिर।
इसमें सर 1 मिनट रुकें, एक और कंडीशन दी हुई है वाई को निकालने के लिए। वाई को निकालने के लिए बेटा एक और कंडीशन है, वाई स्क्वायर लेस देन 100 है, लेस देन इक्वल टू 100 है। ये वाई को निकालने की कंडीशन दी हुई एक और। तो देखो, इसको निकालने के, वाई को निकालने के 2 तरीके। देखो, अगर मैं वाई की वैल्यू नेचुरल नंबर्स में 1 रखता हूं, तो क्या वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है? हाँ सर। क्या वाई स्क्वायर लेस देन 100 है, लेस देन इक्वल टू 100? यस सर। तो बेटा वाई की वैल्यू ये एक्सेप्ट कर ली जाएगी। वाई इक्वल टू 2, 2 एक नेचुरल नंबर है। क्या वाई का स्क्वायर 4 लेस देन 100 है? यस सर। तो वाई की वैल्यू बेटा 2 एक्सेप्ट कर ली जाएगी। इस तरह वाई इक्वल टू 3, वाई का स्क्वायर बेटा हमारे पास 9 हो गया, तो वाई की वैल्यू 3 एक्सेप्ट की जाएगी, वाई स्क्वायर 9 नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। वाई की वैल्यू हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं। इस तरह वाई की वैल्यू 4, क्योंकि वाई स्क्वायर बेटा हमारे पास 16 है, तो वाई की वैल्यू 4 भी एक्सेप्ट की जाएगी, 5 भी एक्सेप्ट की जाएगी, एंड सो ऑन। बेटा वो सारी वैल्यूज जिनका, वो सारी वाई की वैल्यूज नेचुरल नंबर से बिलोंग करती हैं और उनका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 100 है, बेटा वो सारी की वाई की वैल्यूज हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। यानी मैं कहूंगा कि सी एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 से लेकर 2, 3, 4 टिल 10 है बेटा हमारे पास, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर लेस देन 100 है। तो बेटा y की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक हो गई और y ही इसी सेट C के एलिमेंट्स हैं। दूसरा ऑप्शन ये, क्या वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 100 है ना, आप स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लें। जब मैं स्क्वायर रूट बोथ साइड लूंगा तो बेटा y लेस देन इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो हमारा सवाल और क्लियर हो गया। y, इस सेट के एलिमेंट्स y हैं, सच दैट y बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर बहुत सारे हैं, 1 से लेकर ऑन सो ऑन सारे नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन। लेकिन बेटा y लेस देन इक्वल टू 10 वाले लिखने आपने, तो 1 से लेकर 10 तक हमारे पास सारे नेचुरल नंबर्स को कह रहा है कि इस नंबर में सी सेट में आप लिख देंगे। लेकिन बेटा अगर उसने सवाल कुछ यूं दे दिया कि देखो मैं सेम चीज कॉपी कर रहा हूं, सवाल थोड़ा सा चेंज करके दे दिया, उसके लिए फिर बेटा ऑप्शन 1 आपको देखिएगा, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। कि हमारे पास एक सेट है, उसका नाम मैं डी कर देता हूं, कैपिटल डी नाम दे दिया, सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड y क्यूब इज लेस देन इक्वल टू 100। तो y के एलिमेंट्स क्या है, इस सेट के एलिमेंट्स क्या है, y। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अच्छा, तो कौन कौन से नेचुरल नंबर्स लेंगे, क्या सारे नेचुरल नंबर्स लें? उसने नहीं, देखें एक और कंडीशन सेटिस्फाई करें, y क्यूब लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए। तो मतलब अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूं तो क्या इसका क्यूब लेस देन 100 है? y क्यूब, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करा, y का क्यूब y क्यूब हो गया, 1 का क्यूब 1 हो गया। तो हाँ सर, इसका क्यूब लेस देन 100 है, लेस देन इक्वल टू 100 है, तो बेटा हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, y की वैल्यू 1 एक्सेप्ट कर लेंगे। मैंने बोला y की इक्वल टू 2 है, तो y का क्यूब कितना हो गया, 8। क्या y की वैल्यू, क्या y क्यूब लेस देन इक्वल टू 100 है? हाँ सर, तो इसका मतलब बेटा y की वैल्यू 2 हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इस सेट के एलिमेंट्स y की वैल्यू है, नॉट y क्यूब की वैल्यू। y की वैल्यू बेटा अगर मैं 3 लेता हूं विच इज अ नेचुरल नंबर्स, और बेटा अगर इसका क्यूब करता हूं तो y क्यूब 27 हो जाएगा। तो क्या y की वैल्यू y क्यूब 27 बेटा लेस देन इक्वल टू 100 है? हाँ सर, तो y की वैल्यू 3 हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह अगर मैं y की वैल्यू 4 एक्सेप्ट करता हूं तो y क्यूब की वैल्यू कितनी है, 64। क्या y क्यूब लेस देन इक्वल टू 100 है? हाँ सर, तो बेटा y की वैल्यू 4 हम लोग बेटा एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि इसका क्यूब लेस देन इक्वल टू 100 है। इसी तरह मैंने y की वैल्यू 5 ली, तो बेटा क्या y का क्यूब 125 होता है, क्या वो लेस देन इक्वल टू 100 है? तो बेटा हमारे पास ऐसा नहीं है, इस वजह से बेटा y की ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे और 6 भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इन सबका क्यूब बेटा लेस देन इक्वल टू 100 नहीं है। तो इसका मतलब बेटा हमारे पास डी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4 एंड दैट्स इट। ये हमारे पास डी सेट्स के एलिमेंट निकल कर आ गए। क्या यहां तक की बात में कोई मसला, कोई परेशानी? नो सर। अच्छा, नेक्स्ट थिंग हमारे पास बेटा, छोटी सी बात बताकर फिर मैं आपको पास्ट पेपर के स्टार्टिंग की क्वेश्चन दिखाता हूं, जो कि जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ा है वो सारी चीजें फिर आपको सामने दिखाई भी दें। लेट से आपके पास बेटा एक सिंबल होता है, इस सिंबल को कहते हैं ईटा, और सेट्स एंड वेन डायग्राम में बेटा एक सेट होता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर सवाल में जितने भी सेट इस्तेमाल हो रहे हैं, जितने भी सेट्स के एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके अंदर वो सारी चीजें मौजूद होती हैं। इस सेट को बेटा हम लोग 100% सेट्स भी कहते हैं, 100% सेट भी कहते हैं, कंप्लीट सेट भी कहते हैं, इसे कंप्लीट सेट कहते हैं। इसकी मिसाल आप बिल्कुल इस तरह की ले लें कि बेटा आपके पास ये स्कूल है ना,
सो स्कूल के अंदर ये जो एक क्लास है 11, 11 की दो क्लास हैं, 11A 11B, फिर 11C है, फिर 11D है, फिर 10A है, 10B है, 10C है, और फिर 10D है, फिर 9A, 9B, 9C, 9D। ये सारी बेटा हमारे पास क्लासेस हैं। तो ये जितनी भी क्लासेस हैं, क्लास को आप एज अ सेट लें। लेकिन ये सारे सेट बेटा एक स्कूल के अंदर जमा हो जाते हैं ना। तो बेटा स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर सारी क्लासेस होती हैं, जहां पर सारी क्लासेस मौजूद हैं। इसको बेटा 100% सेट कहेंगे, यानी इसको बेटा हम लोग कहेंगे ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट 100% कंप्लीट सेट कहा जाता है। इसी से बेटा हमारे पास सारे सेट्स ड्राइव हुए हुए होते हैं, इसी से सारे सेट्स ड्राइव होते हैं। सारे सेट्स इन्हीं के अंदर से निकले जाते हैं। 11A भी इसी में से निकल रही है, 11B इसमें से निकल रही है, 10A 9B 9C, सारी क्लासेस सारी सेट्स इसी के अंदर से निकल रहे हैं। अच्छा, पास पेपर से बेटा ये दो क्वेश्चन है जो कि स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन होते हैं, यानी पहले आप सेट्स को डिफाइन करेंगे तभी आप इनके आगे वाले पार्ट्स कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। इसमें देखो आपके पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है इस सवाल में। जब एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है बेटा आपके सामने, तो यूनिवर्सल सेट में लिखे हुए एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ना ये इसके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। पी एक सेट है, उसको वो कह रहा है पी एक सेट है और उसके एलिमेंट्स एक्स हैं। मतलब ठीक है, फिर एक्स की वैल्यू बताओ क्या है। उसने बोला सच दैट कुछ इस तरह है, सच दैट कुछ इस तरह है, एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबर प्राइम नंबर। तो आपने लेकिन प्राइम नंबर्स यूनिवर्सल सेट में से ही लिखने हैं, क्योंकि ये कंप्लीट सेट है। इस क्वेश्चन के लिए ये बेटा एक कंप्लीट सेट है, 100% सेट है इस क्वेश्चन के लिए। तो बेटा आपने प्राइम नंबर 2 3 यूनिवर्सल सेट में से देखने हैं, जो कि हमारे पास है 2 3 5 7, यही प्राइम नंबर है इसमें, और इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यू सेट के एलिमेंट्स क्या है, एक्स है, उसको भी एक्स कह रहा है। मैं भाई एक्स की वैल्यू बताओ फिर यहां पर। उसने बोला सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बहुत सारे नंबर्स हैं। अच्छा ये भी याद रखें, कभी भी किसी इनइक्वालिटी को पढ़े ना तो वेरिएबल की तरफ से पढ़े। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कौन कौन से इंटीजर, कौन कौन से नंबर है यूनिवर्सल सेट में, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी। ये सारे के सारे नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है जो कि यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। तो हमने पी और क्यू दो सेट्स को डिफाइन कर लिया। इसी तरह बेटा आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। यहां पर बेटा अगर आप गौर से देखो तो यहां पर लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल सेट को भी अभी पूरा सही से डिफाइन नहीं किया गया। हमें यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट्स लिखने हैं, इसके लिस्ट डाउन करने हैं, टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स लिखने हैं, एग्जैक्ट एलिमेंट्स लिखने हैं। तो इसमें यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं एक्स। अच्छा, और एक्स कुछ इस तरह है, सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स इंटीजर्स हैं। इंटीजर तो सर नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शनल नंबर सारे के सारे इंटीजर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो। इवन जीरो भी इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है, 1B -1B 2B -2B 3B -3B 4B -4B 5B -5B सारे के सारे इंटीजर्स हैं। लेकिन इसने बोला नहीं सारे इंटीजर्स नहीं लिखने हैं, वो वाले इंटीजर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन को बेटा अगर आप ब्रेक डाउन करो ना तो आप बेटा इसको दो तरीकों से रीड करोगे। एक आपने ब्रेक डाउन करना है बेटा एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12, और बेटा एक आपने ब्रेक डाउन करना है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मैंने यहां पर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है, 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स नहीं बोला मैं, जबकि वो भी बात सही है। लेकिन बेटा आपको रीडिंग आनी चाहिए इस एक्सप्रेशन की। ये एक्सप्रेशन हमेशा वेरिएबल की तरफ से रीड की जाती है। तो बेटा वेरिएबल में हमारे पास क्या है, एक्स लिखा हुआ है। तो वेरिएबल एक्स इज एक्स की तरफ से रीड करो। देखो अब राइट पे रीड करूंगा, लेफ्ट टू राइट रीड करूंगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12, ये कहलाएगा एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12। और यहां से बेटा फिर राइट टू लेफ्ट रीड करूंगा, ये कहलाएगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखो 2 से बड़े और 12 से छोटे बेटा कौन कौन से इंटीजर्स हैं, वो सारे के सारे बेटा यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। और 2 और 12 भी इंक्लूडेड है क्योंकि लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो बेटा हमारे पास ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12, सारे के सारे क्या है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आ गए। अब एम सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो बेटा एम सेट के एलिमेंट्स मल्टीपल ऑफ 3 है, उसके एलिमेंट्स वो कह रहा है एक्स। मेरा ठीक है, बताओ एक्स की वैल्यू क्या है। उसने बोला सच दैट, कुछ इस तरह x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो बेटा x मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं 3 6 9 12, जो ठीक है टेबल में आए, तो ठीक है टेबल के आंसर्स हो। लेकिन बेटा हम सिर्फ वहीं से लिखेंगे जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। यूनिवर्सल सेट में मल्टीपल ऑफ 3 3 है, एक 6 है, एक 9 है, एक 12 है। फिर उसके बाद पी सेट के एलिमेंट्स हैं, पी सेट के एलिमेंट्स x हैं। उसने मैंने बोला x क्या है, उसने सच दैट x इज द प्राइम नंबर। मेरा ठीक है, सेट के एलिमेंट्स x हैं और x की वैल्यू प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर तो बहुत सारे हैं, 2 3 5 7 11, ये सारे हैं। आप सिर्फ यूनिवर्सल सेट में से प्राइम नंबर लिखोगे 2 3 5 7 11। मैंने सिर्फ यूनिवर्सल सेट में से प्राइम नंबर सेलेक्ट करने 2 3 5 7 11, ये सारे के सारे प्राइम नंबर से बेटा मैंने पी सेट भी यहां पर डिफाइन कर दिया। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, विंटर 2018 पेपर 1 2 क्वेश्चन नंबर 22। ए और बी पार्ट मैंने अभी कैंसिल कर दिया है। अभी हमें आर के यहाँ पर इन्होंने यूनिवर्सल सेट दे दिया है, पी का एक सेट दे दिया है और क्यू का एक सेट दे दिया है। अच्छा मजे की बात है, यूनिवर्सल सेट भी पूरा टेबुलर फॉर्म में डिफाइंड है, हर एक एलिमेंट। पी सेट भी यहाँ पर डिफाइंड है, 0 1 2 इसके एलिमेंट्स हैं। और क्यू सेट भी डिफाइंड है, 0 और 2 इसके एलिमेंट्स हैं, सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, 0 और 2। अब मामला कुछ ये कि बेटा आपके पास यहां पर आर सेट को पार्ट सी में कह रहा है आर सेट को डिफाइन करो। मतलब आर सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, आर सेट के एलिमेंट्स बेटा हमारे पास जेड है। और चलो फिर जेड की वैल्यू बताओ। मतलब जेड की वैल्यू है 2x प्लस वाई, जेड की वैल्यू है 2x प्लस वाई। यानी अगर आपको आर के एलिमेंट जेड हैं, जेड की वैल्यू है, तो जेड की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करा, आपने उसमें इक्वेशन दे दी जेड बराबर है 2x प्लस वाई के। मतलब अच्छा, यानी जेड अब डिपेंडेंट है एक्स और वाई पर। अच्छा भाई, तो मैंने बोला एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। उसने बोला भाई एक्स बिलोंग्स टू पी, कह रहा एक्स यहां से इनपुट लें आप। और मैं वाई कहां से लें, फिर उसने बोला वाई बिलोंग्स टू क्यू, वाई की वैल्यू आप यहां से लें, यहां से पिक करें, क्यू वाले एलिमेंट से, क्यू वाले सेट से पिक करें। एक्स बिलोंग्स टू पी, एक्स ये रही, एक्स की वैल्यू ये रही 0 1 2, और वाई की वैल्यू ये रही 0 2। तो मैंने ठीक है, मैंने एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को पिक करना है। अब आपने गौर से जरा ये पूरा प्रोसेस समझना है। देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यूज पता चल जाएंगी तो जेड निकल कर आ जाएगा, जेड निकल कर आ जाएगा तो आर के एलिमेंट्स निकल कर आ जाएंगे। तो मैंने बोला देखो एक्स की वैल्यू मैंने पी सेट में से 1 0 ले ली, और वाई की वैल्यू क्यू सेट में से 0 ले ली। तो बेटा जेड हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 0, 2 इंटू 0 0 होता है, 0 प्लस 0, जेड के लिए 0 आ गई। मैंने एक्स की वैल्यू 0 फिर से ले ली पी से, लेकिन बेटा इस बार y की वैल्यू q सेट से 2 ली। देखो मैंने कॉम्बिनेशन लिया, 0 का q सेट के दोनों एलिमेंट से कॉम्बिनेशन लूंगा, फिर 1 का q एलिमेंट्स के दोनों सेट से कॉम्बिनेशन करूंगा, और फिर 2 का बेटा q सेट के एलिमेंट से दोनों से कॉम्बिनेशन करूंगा, यानी 0 2 दोनों के साथ कॉम्बिनेशन करूंगा। ये सारे कॉम्बिनेशन बनाऊंगा मैं। तो देखो मैंने यहां पर x की वैल्यू 2 ले ली है, 2 पिक कर लिए, और y के लिए x के लिए 0 है और y के लिए 2 पिक कर ली। तो अब z किस तरह निकल कर आएगा, z आएगा 2 इंटू 0 प्लस 2, 2 0 0 प्लस 2 कितना हो गया, 2 हो गया। देखो ये ऐसी मिसाल है, मेरे पास ये मैं कॉम्बिनेशन जो बना रहा हूं ना, इसकी मिसाल जरा समझ लो, मैं अभी और इसको जरा और डिफाइन कर लेता हूं क्वेश्चन को। देखो आपके पास यहां पर मैन 1 मैन 2 मैन 3 है, वुमेन 1 वुमेन 2 है। अब टेनिस में हमारे पास एक पेयर बनाना होता है ना, टेनिस प्लेयर, टेनिस की टीम का एक पेयर बनाना होता है, उसमें एक मैन और एक वुमेन हो। तो देखो ये मैन वन का पेयर वुमेन 1 के साथ भी बन सकता है, और मैन 1 का बेटा पेयर वुमेन 2 के साथ भी बन सकता है। तो मैन 1
दोनों के साथ पेयर बना सकता है, एक कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा। मैन टू वुमेन वन के साथ भी बना सकता है। मैन टू बेटा हमारे पास वुमेन टू के साथ भी बना सकता है। इस तरह मैन थ्री वुमेन वन के साथ भी पेयर बना सकता है, और मैन थ्री बेटा वुमेन टू के साथ भी पेयर बना सकता है। तो यहां पर भी बेटा मैंने वही करा है, मैंने लगा यार एक्स और वाई की वैल्यूज यहां से पिक करनी है, तो मैंने अगर एक्स की वैल्यू 0 पिक करी है तो वाई के लिए 0 और 2 दोनों के साथ कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। एक्स की वैल्यू बेटा अगर मैं 1 पिक करी है तो वाई के लिए 0 के साथ और वाई के लिए 2 के साथ दोनों के साथ कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। अगर एक्स की वैल्यू बेटा मैंने 2 पिक करी है तो वाई के लिए 0 के साथ और 2 की वाई की वैल्यू 2 के साथ दोनों के साथ कंपेयर पेयर बनाऊंगा मैं। तो इस तरह बेटा हमारे पास सारे कॉम्बिनेशन निकल आ जाएंगे, यानी जेड की वैल्यू बेटा यहां पर आएगी 2 1 जा 2 प्लस 0 2 गया, वाई की जगह मैंने 0 रख दिया। फिर जेड वाई की जगह 1 रखा, जेड एक्स की जगह 1 रखा, वाई की जगह 2 रख दिया, 2 1 जा 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। फिर मैंने एक्स की जगह देखो यहाँ पर 2 रखा, वाई की जगह 0 रखा, यहाँ पर भी देखो 4 आ गया। फिर बेटा मैंने देखो एक्स की जगह यहाँ पर 2 रखा, वाई की जगह भी यहाँ पर 2 रखा, देखो यहाँ पर 2 4 4 प्लस 2 6 आ गया। तो बेसिकली हमारे पास ये जेड की सारी वैल्यूज आ गई, जेड की बेटा ये सारी वैल्यूज आ गई। अगर जेड की वैल्यूज आ गई तो इसका मतलब बेटा हमारे पास, अगर जेड की वैल्यूज आ गई तो इसका मतलब बेटा हमारे पास आर के एलिमेंट्स भी निकल कर आ गए, आर सेट के एलिमेंट्स निकल कर आ गए। अब आर सेट के एलिमेंट्स यूजली बच्चे कुछ यूं लिख देते हैं, बच्चे बोलते हैं सर एलिमेंट्स होंगे 0 2 2 4 4 एंड 6। पर बेटा मैंने आपको ये बात बताई थी कि सेट्स में हमारे पास एलिमेंट रिपीट नहीं होते, तो बेटा आपने 2 दो दफा नहीं एक ही दफा लिखना है, 4 दफा नहीं एक ही दफा लिखना है, 2 दफा नहीं लिखना। यानी आपके पास एलिमेंट्स आएंगे आर के 0 2 4 एंड 6। 2 दो दफा आ रहा है, जेड की दो वैल्यूज 2 आ रही हैं, तो आप आर के एलिमेंट्स में एक ही दफा लिखोगे। जेड की 2 दफा वैल्यूज 4 आ रही हैं, 2 दफा वैल्यूज 4 आ रही हैं, तो बेटा आप आर के एलिमेंट्स में उसको सिर्फ एक ही दफा लिखोगे, 2 दफा नहीं लिखोगे, क्योंकि बेटा सेट्स में एलिमेंट रिपीट नहीं होते। देखो यहां पर पी सेट दिया हुआ है, डिफाइन करा हुआ है प्रॉपर, उसके एलिमेंट्स बताए हुए हैं, क्यू सेट डिफाइन करा हुआ है प्रॉपर, उसके एलिमेंट्स बताए हुए हैं, लेकिन आर सेट के एलिमेंट्स को उन्होंने डिफाइन नहीं करा। कह रहा है आर सेट के एलिमेंट्स क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू। आर सेट के एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई की वैल्यू, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, वो आर सेट के एलिमेंट्स होंगे। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू जो फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले मुझे एक्स की वैल्यू बताओ फिर वाई की वैल्यू बताओ, मैं इसमें पुट करूंगा तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। जब एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी तो आर के एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसने बोला हाँ इसका मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू सही है, मैंने हाँ। उसने बोला एक्स बिलोंग्स टू पी, एक्स पी से बिलोंग करता है, एक्स की वैल्यू 1 या 4 है। कह रहा है वाई बिलोंग्स टू क्यू, वाई इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू, तो वाई इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू, वाई की वैल्यूज ये हो सकती हैं -1 1 एंड 2। एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ पी, एक्स की वैल्यू 1 और 4 हो सकती है। वाई इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू, वाई की वैल्यू बेटा -1 1 और 2 हो सकती है। ये देखो क्यू सेट है ना, तो वाई इस सेट से बिलोंग करता है, वाई इस सेट से बिलोंग करता है, तो वाई की वैल्यू -1 1 या 2 हो सकती है। एक्स इस सेट से बिलोंग करता है पी सेट से, तो एक्स की वैल्यू 1 या 4 हो सकती है। अब हमें तो इनको एक्स और वाई को कंबाइन करना है ना, हमने कंबाइन करके आंसर निकालना है, फिर डिवाइड करना है, इनको कंबाइन करना है और फिर डिवाइड करना है इनको। तो जब आपको दो डिफरेंट चीजें कंबाइन करनी होती है तो बेटा आप सारी पॉसिबल कंडीशंस बनाते हैं, सारी पॉसिबल कंडीशन बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक पॉसिबल कंडीशन ये बताई कि सर एक काम करें, एक्स की वैल्यू आपने -1 पिक कर ली, सॉरी 1 पिक कर ली, मैंने एक्स की वैल्यू 1 पिक कर ली, तो वाई बिलोंग करता है क्यू से, तो क्यू का एलिमेंट्स मैंने -1 पिक करा, एक्स की वैल्यू 1 के साथ मैंने क्यू का एलिमेंट 1 पिक करा, एक्स की वैल्यू 1 के साथ मैंने क्यू का एलिमेंट 2 पिक कर लिया। मैंने 1 का -1 के साथ, एक्स की वैल्यू 1 का 1 के साथ, एक्स की वैल्यू 1 का वाई की वैल्यू 2 के साथ कॉम्बिनेशन बना लिया। इसी तरह आप एक्स की वैल्यू 4 का, एक्स बिलोंग करता है बेटा पी से, तो एक्स की वैल्यू 4 भी हो सकती है। अब एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 4 वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 4 बेटा वाई की वैल्यू 2 के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। याद रखें मैं इधर लिख देता हूं, एक्स की वैल्यू बेटा पी सेट से ले रहे हैं और वाई की वैल्यू बेटा हम लोग क्यू सेट से ले रहे हैं। नीचे लिखा हुआ भी है वैसे क्लियरली, लेकिन फिर भी जरा सा और डिफाइन कर देता हूं। तो ये सारे पॉसिबल कंडीशंस मैंने बना ली यहां पर। अब यहां पर बेटा मैं एक्स ओवर वाई की वैल्यू निकालूंगा, 1 डिवाइड बाय -1,
1 डिवाइड बाय -1 होता है। x डिवाइड बाय वाई 1 डिवाइड बाय 1 1 हो गया। x डिवाइड बाय वाई 1 डिवाइड बाय 2 1/2 हो गया। x डिवाइड बाय वाई 4 डिवाइड बाय -1 -4 हो जाता है। x डिवाइड बाय वाई 4 डिवाइड बाय 1 4 हो जाता है। x डिवाइड बाय 2 x डिवाइड बाय वाई यानी 4 डिवाइड बाय 2 हमारे पास 2 हो जाता है। अब ये सारी x ओवर y की वैल्यूज आ गई हैं। ये x ओवर y की वैल्यू क्या कहलाती हैं? ये x ओवर y की वैल्यू बेटा R सेट के एलिमेंट्स कहला रहे हैं। R सेट के एलिमेंट्स को x ओवर y कह रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं R सेट के एलिमेंट्स लिखो तो बेटा आप देखोगे -1 1 1/2 -4 4 and 2 कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। इस वजह से बेटा हमने सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। ये हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 करा है, पार्ट 1 नहीं करा। लिस्ट दी मेंबर्स ऑफ आर, लिस्ट दी मेंबर्स ऑफ आर। ऊपर भी देखो लिस्ट दी मेंबर्स ऑफ आर लिखा हुआ था, यहां पर सेम सवाल सेम टाइप का सवाल दिया हुआ था, लिस्ट दी मेंबर्स ऑफ आर। इसमें बच्चों को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो कोलन से पहले की वैल्यू लिखी हुई होती है ना, वो उसके एलिमेंट्स की वैल्यू होती है। कोलन से पहले एक्स की वैल्यू इस एलिमेंट की वैल्यू नहीं है, इस सेट के एलिमेंट्स नहीं है। वाई की वैल्यू इस सेट के एलिमेंट्स नहीं है। एक्स ओवर वाई बेटा इस सेट के एलिमेंट्स हैं। नाउ दिस इज दी सेट, यूनिवर्सल सेट -1 0 1 2 3 4 5 6 पूरा डिफाइन कर दिया, एग्जैक्ट वैल्यूज बता दी, टेबुलर फॉर्म दी हुई है, पी के सेट बता दिए, पी के एलिमेंट्स बता दिया, -1 0 एंड 1 2। आप देख रहे हो पी सेट के जो एलिमेंट्स है ना वो यूनिवर्सल सेट से ही बिलोंग कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं होंगे। क्योंकि इस सवाल के लिए यूनिवर्सल सेट 100% सेट है। पी सेट के एलिमेंट्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वो भी यूनिवर्सल सेट से ड्राइव हुए हैं, और क्यू सेट के एलिमेंट्स भी यूनिवर्सल सेट्स वाले ही आएंगे, इनके अलावा कोई नहीं आने चाहिए। पर क्यू क्यू जो है उसके एलिमेंट्स हैं क्या? सर उसने बताया ही नहीं है। उसने बोला भाई क्यू सेट के एलिमेंट एक्स स्क्वायर हैं। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ना वो क्यू सेट के एलिमेंट्स होंगे। मतलब ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसने ठीक है भाई, एक्स बिलोंग टू पी है, एक्स बिलोंग टू क्या है? पी है। एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ पी, यानी आपने एक्स की वैल्यूज पी सेट से लेनी है। तो एक्स की वैल्यू में एक -1 ले लेता हूं, एक एक्स की वैल्यू बेटा 0 ले लेता हूं, एक्स की वैल्यू 1 भी ले सकता हूं और 2 भी ले सकता हूं, सारे एलिमेंट्स लूंगा मैं एक्स की वैल्यू की, सारी एक्स की वैल्यूज है हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लें, यानी स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, स्क्वायरिंग कर लेंगे एक्स की वैल्यू 0 आ गई, स्क्वायरिंग कर लेंगे एक्स की वैल्यू 1 आ गई, स्क्वायरिंग कर लेंगे एक्स की वैल्यू 4 आ गई। ये सारे एलिमेंट्स बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर बेटा क्या है? एक्स स्क्वायर बेटा क्यू सेट के एलिमेंट्स को हम लोग एक्स स्क्वायर कह रहे हैं। क्यू सेट के एलिमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी 1014। सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था सेट्स में एलिमेंट रिपीट नहीं होते, तो ये वाला 1 देखो बेटा मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि 1 दो दफा आ रहा था, और बेटा मैंने 104 हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ गए। ऑर्डर डज नॉट मैटर, 014 लिखो, 104 लिखो, 401 लिखो, 410 लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इधर मसला ये कि उसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हुए क्यू सेट में, उसने बेटा हमारे पास लिस्ट डाउन दी एलिमेंट्स नहीं पूछे हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हुए। अक्सर बच्चे लिस्ट डाउन करके आ जाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बताते। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा क्यू सेट में हमारे पास क्या है? 3 है। सिर्फ एक थोड़ी सी बात और कर रहा हूं कि अगर बेटा अगर यहां पर पी सेट में एक एलिमेंट होता, अगर पी सेट में बेटा हमारे पास कोई एलिमेंट होता, लेट से 6 होता, लेट से 6 होता, तो एक्स की वैल्यू 6 भी होती, लेकिन 6 का स्क्वायर होता 36। 6 का स्क्वायर क्या हो जाता? 36, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 आ जाती। तो मेरा सवाल ये है कि क्या बेटा क्यू सेट में 36 लिखा जाता? क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 आ रही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 आ रही है। तो क्या क्यू सेट में बेटा हमारे पास 36 लिखा जाता कि नहीं लिखा जाता? मुझे बस इस बात का जवाब दे दें। नो सर, बिकॉज आपके यूनिवर्सल सेट में सिर्फ 6 तक है वैल्यूज। एग्जैक्टली क्योंकि बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 आ रही है जो कि आउट ऑफ दी यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में बेटा वो मौजूद नहीं है। तो बेटा अगर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 आ भी रही होती तो बेटा मैं उसको यहां पर नहीं लिखता।
So that's it for today's class. Thank you.